पॉल आरब्रास एक प्रसिद्ध राजनीतिक वैज्ञानिक और समाजशास्त्री थे जिन्होंने भारत में सांप्रदायिक हिंसा के सामाजिक राजनीतिक ढांचे का गहराई से अध्ययन किया है। उन्होंने यह तर्क दिया कि दंगे और सांप्रदायिक हिंसा अचानक नहीं होती, बल्कि एक सुनियोजित प्रक्रिया के तहत पैदा की जाती है। पॉल ब्रास की किताब द प्रोडक्शन ऑफ हिंदू मुस्लिम वायलेंस इन कंटेम्प्रेरी इंडिया में हिंसा के 3 मुख्य चरण बताए गए हैं: प्रिपेरेशन या इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, एक्टिवेशन या इनेक्टमेंट और इंटरप्रिटेशन या एक्सप्लेनेशन। पॉल ब्रास के सिद्धांत को अगर हेट स्पीच के संदर्भ में देखें तो साफ समझ आता है कि नफरती भाषण अपने आप में कोई अकेली घटना नहीं है। पहले चरण में हेट स्पीच के जरिए किसी समुदाय को लगातार दूसरा, खतरा या दुश्मन बताकर समाज की सोच तैयार की जाती है। दूसरे चरण में यही नफरती भाषा किसी छोटी घटना के बहाने अचानक और तेज हो जाती है। भाषण, पोस्ट या नारे सीधे हिंसा को उकसाने लगते हैं और माहौल सक्रिय रूप से भड़क जाता है। तीसरे चरण में जब नफरत के इस माहौल से हिंसा जन्म ले लेती है, तब वही हेट स्पीच की नई व्याख्या में बदल जाती है। देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एकेडमिक थ्योरी है या फिर यह जमीनी रूप से भी हमारे सामने मौजूद है। अगर यह केवल किताबों तक सीमित होता तो शायद इसे नजरअंदाज किया जा सकता था, लेकिन इंडिया हेट लैब की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि यह पूरी प्रक्रिया आज भी भारत में खुलकर काम कर रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में भारत में 1318 इन पर्सन हेट स्पीच घटनाएं दर्ज की गई, यानी औसतन हर दिन लगभग 4 नफरती कार्यक्रम। यह संख्या 2024 की तुलना में 13% अधिक है और 2023 की तुलना में लगभग दुगुनी। इसका सीधा अर्थ यह है कि नफरत की कोई अपवाद नहीं रही है, बल्कि वह रोजमर्रा की सार्वजनिक गतिविधि का हिस्सा बन चुकी है। इन 1318 में से 1164 घटनाएं यानी लगभग 88% उन राज्यों में दर्ज हुए जहां बीजेपी सत्ता में है, चाहे अकेले या गठबंधन में। इसके उलट जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें थीं, वहां हेट स्पीच की घटनाएं न सिर्फ कम रहीं, बल्कि 2024 की तुलना में लगभग 34% घट गई। सबसे ज्यादा घटनाएं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में दर्ज की गई। यह आंकड़ा बताता है कि हेट स्पीच केवल सामाजिक पूर्वाग्रह का नतीजा नहीं है, बल्कि वह सत्ता, राजनीतिक और संरक्षण से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। यह रिपोर्ट यह भी साफ करती है कि नफरत बेतरतीब नहीं थी। 98% घटनाओं में मुसलमानों को निशाना बनाया गया। 1156 घटनाएं सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ थीं, जबकि 133 घटनाओं में मुसलमानों के साथ साथ ईसाई समुदाय को भी निशाना बनाया गया। कुल मिलाकर ईसाइयों के खिलाफ 162 घटनाएं दर्ज की गईं। इसका अर्थ यह है कि हेट स्पीच किसी अमूर्त समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि चुनिंदा धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक सुनियोजित अभियान के रूप में सामने आई। इनकी जनसंख्या को अगर खत्म करना है तो हम मारने को तैयार हैं, जेल में जाने को तैयार हैं। मैंने कोई बात फिर कही है, हिंदू को भी अपनी आत्मरक्षा के लिए अस्त्र उठाना पड़ेगा और कार्रवाई करनी पड़ेगी। रिपोर्ट यह भी बताती है कि इन नफरती भाषणों की भाषा कैसी थी। लगभग आधे भाषणों में लव जिहाद, लैंड जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद, वोट जिहाद, एजुकेशन जिहाद जैसे षड्यंत्रकारी नैरेटिव दोहराए गए। 23% भाषणों में सीधे हिंसा का आह्वान किया गया। 136 मामलों में हथियार उठाने की बात की गई। 120 भाषणों में सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार का आह्वान था। 276 मामलों में मस्जिदों और चर्चों को गिराने की मांग की गई। 141 भाषणों में मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों को कीड़े, परजीवी, सांप, पागल कुत्ते जैसे शब्दों से अमानवीय बनाया गया। यही वह क्षण होता है जहां इंसान को पहले भाषा में मारा जाता है, ताकि बाद में उसे मारना आसान हो जाए। यह नफरत सिर्फ मंचों तक सीमित नहीं रही। 1278 घटनाओं को सोशल मीडिया पर लाइव किया गया या बाद में अपलोड किया गया। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स इस नफरत के प्रसारक बने। अब अगर कोई पूछे कि इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम परिणाम क्या हुआ, तो उसका जवाब साउथ एशिया जस्टिस कैंपेन की इंडिया प्रोसिक्यूशन ट्रैकर 2025 रिपोर्ट में मिलता है। यह रिपोर्ट दिखाती है कि जब हेट स्पीच सामान्य बन जाती है तो वह सिर्फ सामाजिक माहौल नहीं बदलती, बल्कि राज्यों और समाज दोनों के व्यवहार को प्रभावित करती है। आईपीटी 2025 के अनुसार साल 2025 में कम से कम 23 मुसलमान राज्य कर्मियों द्वारा मारे गए। कश्मीर में 3000 से अधिक मुसलमानों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली से जुड़ी घटना के बाद 1000 से ज्यादा मुसलमान गिरफ्तार किए गए। 1880 से अधिक लोगों को जबरन बांग्लादेश भेजा गया। असम में 2000 से अधिक लोगों को जबरन बेदखल किया गया। यह सब केवल कानून व्यवस्था की कार्रवाई नहीं है,
बल्कि उसी नफरत का प्रशासनिक रूप है जिसे पहले भाषणों में बोया गया था। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भीड़ और चरमपंथी समूहों की हिंसा किस हद तक पहुंची। 27 मुसलमानों और एक दलित की हत्या हुई है, 200 से अधिक लोग घायल हुए, 26 से अधिक सामूहिक हिंसा की घटनाएं दर्ज की गईं। डर, सामाजिक बहिष्कार और लगातार उत्पीड़न के कारण 2 मुसलमानों ने आत्महत्या कर ली। यही वह नफरत है जो पहले शब्दों में आई, फिर नारे में बदली और अंततः लाशों तक पहुंची। जब इन तीनों को एक साथ रखकर देखा जाता है तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। नफरत पहले बोली जाती है, फिर सामान्य बनाई जाती है, फिर सक्रिय होती है और अंत में हिंसा, गिरफ्तारी, निर्वासन और मौत में बदल जाती है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि हिंसा अचानक क्यों होती है। असली सवाल यह है, जब नफरत रोज बोली जा रही हो, रोज दिखाई जा रही हो और रोज जायज ठहराई जा रही हो, तो क्या हिंसा को अभी अचानक कहा जा सकता है? यही इस पूरी कहानी का सच है और यही वह सवाल है जिससे मुंह मोड़ना अब संभव नहीं है। आप देख रहे थे रियाज की रिपोर्ट। धन्यवाद।